सभी का स्वागत है बायोस्कॉलर के इस प्लेटफॉर्म में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है, आप गेट एक्सेल बीटी दोनों के लिए आप डेफिनेटली देख के जाइए। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक, जो सेक्शन 3 में मेंशन्ड है। नाम ही है बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक। अब जैसे देखिए, सेपरेशन टेक्निक में क्रोमैटोग्राफी तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो आपको जानना भी है, जिसमें आता है आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, एफिनिटी, दिस क्रोमैटोग्राफी टेक्निक फॉलोड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, यूवी विजिबल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब ये जो पूरा पोर्शन है, मैं एक एक करके डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये पोर्शन को मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा। अब जिसको आपको जो चीज़ें करना है, तो प्रोटीन इंटरेक्शन के टूल्स क्या क्या हैं जो आपको देख के जाना है। चाहे आप लेलिंजर से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। उसके बाद यूवी फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हर एक चीज़ का बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। अब जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है। सभी लोग जानते हैं कुछ तो होता है, M/Z के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करके एनालिसिस जब करते हैं तब होता है। पर एप्लीकेशन आपको जानना पड़ेगा। व्हाट आर द एप्लीकेशन। जैसे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुआ, कैसे पता करेंगे। सो बाय दिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक। जैसे फॉस्फोरिलेशन हुआ, जैसे एसिटाइलेशन हुआ, तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पता करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ होता है, दैट इज़ मास स्पेक। डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछा जा सकता है। अब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में और क्या देखना चाहिए आपको, और बेसिक सा बहुत, जैसे जो भी बायोकेमिस्ट्री बुक उठा के आप देखना चाहते हैं उसमें देख सकते हैं आराम से। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। अगर नहीं कर रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे जो छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज मेंशन है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेजर्स द M/Z रेशियो ऑफ द ऑल चार्ज फ्रैगमेंट। उसके साथ साथ और क्या है, जैसे ये टैंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये साइकपल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो ये फ्रैगमेंटेशन करके ये साइकपल इलेक्ट्रोस्फीयर आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इन बेसिक जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी, टेक्निक की मास स्पेक्ट्रोमेट्री ओनली, जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको माल्डी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टॉप बोला जाता है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो खाली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि नहीं पॉसिबल है उतना डिटेल में, क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपको। सो काइंडली ध्यान रखिए, टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता चल सकता है, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। सो ऑब्वियसली दिस टूल्स आर एक्सटेंसिवली यूज। बहुत सारे प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारे जगह पे काम होता है। तो ये पोर्शन आप अच्छे से ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री देख लीजिए। उसके बाद आइए प्रोटीन इंटरेक्शन। अब प्रोटीन इंटरेक्शन में पहला है फ्रेट, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। डीबीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर उठा के देखेंगे, डीबीटी में बहुत फ्रीक्वेंटली 1-2 बार, लगभग लास्ट 2-3 साल में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, इन जो एक्सेप्टर एंड डोनर हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए। ये जो बहुत बेसिक सा चीज़ है, ये लेलिंजर के बुक में आपको मिल जाएगा। लेलिंजर के बुक में आराम से आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए फ्रेट के बारे में। अच्छा, और दूसरा चीज़ प्रोटीन इंटरेक्शन में और बहुत सारी चीज़ें आते हैं। जैसे मैं अगर दिखा देता हूँ प्रोटीन इंटरेक्शन में और क्या क्या देखना चाहिए आपको। जैसे जो टेक्निक्स हैं, ब्रॉड टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स टू स्टडी प्रोटीन इंटरेक्शन। एक हमने बात किया इन विवो स्टडी, एक है इन विट्रो स्टडी। इन विवो इन द सेलुलर कंटेक्स्ट में आप अगर स्टडी करना चाहते हो, एज इट इज़ आप नाम याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। जैसे हमने बात किया फ्रेट के बारे में, ऐसे हैं ईस्ट टू हाइब्रिडेशन, और हैं बायोमोलिकुलर फ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन, ऐसे स्प्लिट लूसिफरस कॉम्प्लीमेंटेशन। ऐसे इन दोनों में से ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम और फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर आपको पता होने ही चाहिए ऑब्वियसली। बाकी दो अगर छोड़ भी सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, बट दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको छोड़ के और क्या क्या है, सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस, कोइनो प्रेसिपिटेशन, कोआईपी जिसको बोला जाता है, आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। ये इससे भी हम प्रोटीन इंटरेक्शन पता कर सकते हैं। फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में अगर कोई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऑब्वियसली वी कैन से दैट
इट फॉर्म्स अ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, को क्रिस्टलाइज होता है बहुत सारे प्रोटीन्स। टैंडेम एफिनिटी प्यूरिफिकेशन, एक को खींचेंगे जैसे कान पकड़ेंगे तो सर ऑटोमेटिकली आएगा, तो टैंडेम एफिनिटी प्यूरिफिकेशन। को इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, एक को खींचेंगे एंटीबॉडी से, दूसरा ऑब्वियसली उसका पार्टनर जो इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए टू टेक्निक टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्लो डाउन होकर बता रहा हूँ। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पुल डाउन ऐसे हैं, जैसे को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन है। को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन में मतलब एक के साथ दूसरा, जैसे देखिए सेल लाइसिस बाय नॉन आयनिक डिनेचुरेंट, क्या होता है, टारगेट अ नोन प्रोटीन विथ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। जैसे मुझे कोई एक प्रोटीन को आइसोलेट करना है, सो आई विल पुट अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड, आप खींच सकते हैं उसको, कोई भी प्रोटीन, चाहे P53 मानिए किसी भी। सो उससे जितने भी प्रोटीन इंटरेक्ट करेंगे, सपोज मान लीजिए प्रोटीन ए, वी आर पुटिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट प्रोटीन ए, तो प्रोटीन ए के जगह पे ये एंटीबॉडी प्रोटीन ए के साथ बाइंड करेगा। अब मैं मान लेता हूँ प्रोटीन ए के साथ बहुत सारे और प्रोटीन छोटे मोटे हैं, प्रोटीन बी, प्रोटीन छोटा प्रोटीन एक, प्रोटीन सी, प्रोटीन ई, ऐसे जुड़ा हुआ है। सो जब आप ए को खींचेंगे तो पूरा ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इन विच वी कैन कैरेक्टराइज इट। बहुत अच्छे से आप अगर इसको, बहुत फॉर्मल सा टेक्निक है जो हम कर सकते हैं, जैसे दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये प्रोटीन है कि नहीं, यू गो फॉर डायरेक्ट वेस्टर्न ब्लॉट। उसको छोड़ के आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर सकते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये सब में बहुत यूज़फुल है, इसलिए ये पूरा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेली रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पुल डाउन, ऐसे को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, इज वेरिएशन ऑफ को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, जिसमें हम जैसे टैग्स प्रोटीन है जो हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में भी देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। सो पुल डाउन मतलब ये बेट एंड, जैसे बेट प्रोटीन मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि प्रोटीन ए है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन ए को इमोबलाइज कर देंगे, जैसे GST टैग के साथ ये प्रोटीन बाइंड हो जाएगा। अब जैसे जब जितने भी ये GST टैग हैं बेट प्रोटीन है, जो प्रोटीन ये बेट प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, दैट विल स्टिक टू दिस बेट प्रोटीन एंड उसको हम प्रे प्रोटीन बोलेंगे, है ना। बेट प्रे, मछली पकड़ने के लिए आपको चारा डालना पड़ता है, सो दिस ये कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन है, दैट इज नोन एज पुल डाउन। ऐसे टैंडेम एफिनिटी प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे ये प्रोटीन ए एक एफिनिटी टैग के हिसाब से काम करते हैं, जो आराम से, जैसे फ्लैग टैग होता है, हिस्टीडीन टैग होता है, बार्टीन स्ट्रेप्टोबिरिन टैग होता है, दिस आर ऑल इन्वॉल्व इन दिस टैंडेम एफिनिटी प्यूरिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट ITC आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री, ये भी कुछ टेक्निक्स हैं। उसके साथ साथ साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, और जिसको जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत हो जाइए ये, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी आर द सेम थिंग्स इन विच देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, जो रेजोल्यूशन इन द सेंस सेपरेशन कैसे होगा। अब जैसे कोई प्रोटीन डाइमर बनाता है, डाइमर बनाएगा, सपोज 25 किलो डाल्टन का एक प्रोटीन है, अब ये 25 किलो डाल्टन होमोडाइमर बनाएगा तो 50 किलो डाल्टन हो जाएगा, टेट्रामर बनाएगा तो 100 किलो डाल्टन हो जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये प्रोटीन सिल्यूट होते हैं। जो लो मोलिकुलर वेट है, जैसे 25 किलो डाल्टन बाद में आएगा, इंटरमीडिएट 50 किलो डाल्टन उसके इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, और 100 किलो डाल्टन एकदम पहले। हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन विल बी इल्यूटेड फर्स्ट। जो छोटे प्रोटीन्स हैं इस कॉलम के अंदर फंस जाते हैं, सो दे इल्यूट लास्ट, सो दैट इज़ एडवांटेज। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इन विवो। ऐसे इन विवो मतलब सेल के अंदर हम काम कर सकते हैं। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम का बहुत एक अच्छा डायग्राम है, जहाँ पे हम एक ऐसा प्लाज्मिड लेते हैं, सिंथेसाइज कंस्ट्रक्ट फ्रॉम ए प्रोटियोम लाइब्रेरी। बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज लाइब्रेरी, जैसे फाज डिस्प्ले बोला जाता है, ऐसे प्रोटियोम लाइब्रेरी में क्या होता है, यू कंस्ट्रक्ट अ बेट एंड प्रे। अब मानते हैं कि ये दिस टू प्रोटीन इंटरैक्ट्स, सो बेट एंड प्रे हम क्या करेंगे, अलग अलग करके एक प्लाज्मिड में डाल देंगे। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ये प्रे 1 है, प्रे 2 है, वी सस्पेक्ट दैट दिस टू प्रोटीन्स इंटरैक्ट्स। अब कैसे पता चलेगा? सो इन दिस यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता है। जैसे देखिए ये प्रोमोटर रीजन है, तो आप सभी जानते हैं कि प्रोमोटर रीजन पे कौन बाइंड करता है, प्रोमोटर रीजन पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। अब जैसे देखिए ये जो GAL4BD है,
ये जो गैल4 BD है एंड दिस इज गैल4 AD। अगर ये बेट एंड प्रे का इंटरेक्शन हुआ, सो ब्रे पे इंटरेक्शन विल प्रोमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन। अगर दोनों प्रोटीन इंटरेक्ट नहीं करता है, देन दिस इंटरेक्शन विल नॉट, देयर विल बी नो इंटरेक्शन एंड अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट ऑकर। अब ये रिपोर्टर जीन में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप GFP हो सकता है जो फ्लोरेसेंस होकर आपको पता चल रहा है, जो इन विवो कंडीशन में आपको पता चलेगा। तो जहाँ पे GFP का लोकलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, इन दो सेल्स दिस प्रोटीन्स इंटरैक्ट। आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ये सेल्स में ये इंटरैक्ट हो सकता है, इंटरैक्शंस आर पॉसिबल। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है इट्स वेरी सिंपल, बहुत रोबस्ट है, बहुत काम मतलब यूजफुल है इन द सेंस इज टू हैव वेरी सिस्टम। और दूसरा है फ्रेट में क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन कंडीशन भी मैं बता देता हूँ आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द डोनर एंड एक्सेप्टर मस्ट बी लेस देन अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर। एट लार्जर डिस्टेंस देयर इज नो फ्रेट इज a non-radiative transfer of energy between two fluorophores. In this case, Fret energy is highest when the excitation and emission dipoles are oriented parallel and there is no Fret if they are perpendicular. In the sense, यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक्साइटेशन डोनर का, ये है डोनर का एमिशन, और दूसरा है अब ये एक्सेप्टर का एक्साइटेशन, एक्सेप्टर का एमिशन। अब जैसे देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन नहीं है, अगर ओवरलैपिंग रीजन नहीं है तो नो फ्रेट है। ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, ये जो डोनर का इमिशन होगा इट विल लाई इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टर एक्साइटेशन, तभी फ्रेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर क्या है बताया गया है कि ओरिएंटेड पैरेलल देयर इज़ नो फ्रेट इफ देयर इज़ परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली ओरिएंटेशन के ऊपर भी पहला है कि 10 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन है 90 डिग्री, मतलब पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर कंडीशन बोलते हैं 90 डिग्री, सो देयर विल बी नो फ्रेट। इन दिस केस दिस इज पैरेलल, इन दोनों के बीच में देख सकते हैं जो थीटा है दैट इज 0। सो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और क्या क्या कर सकते हैं, बायोमोलिकुलर फ्लोरोसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। इसमें क्या हो सकता है, इन्फ्लो स्प्लिटिंग अ फ्लोरोसेंट प्रोटीन इनटू 2 फ्रैगमेंट, दे आर इनकेपेबल ऑफ जनरेटिंग फ्लोरोसेंट सिग्नल ऑन देयर ओन when this fragment will reconstitute and produce a fluorescent signal, जैसे YFP GFP MHERI। जब ये आपस में इंटरेक्ट ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सबसेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट कॉम्पिटेबल। आपको अगर लोकलाइजेशन पता करना है वी यूज़ दिस बायोमोलिकुलर फ्लोरोसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन। और बहुत सारे हैं, स्प्लिट लुसिफरस कॉम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे आप बस ये 2-4 चीज़ें याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। और क्या है, ये हो गया हमारा प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में, ये हो गया हमारा प्रोटीन इंटरेक्शन के बारे में, ये हो गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। अब आइए DNA प्रोटीन इंटरेक्शन। अब इसके लिए हम जाएंगे, एक बुक बता देता हूँ, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है यू डेफिनेटली रेफर टू दिस बुक्स, दीज आर वेरी रेडिली अवेलेबल। आप कहीं पे भी टेलीग्राम से, लाइब्रेरी जेनेसिस से डाउनलोड कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। जेम्स डी वाटसन फेवरेट बुक, वन ऑफ द फेवरेट बुक। इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के भी जितने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक से बहुत अच्छे से पता हो सकता है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे ये सिलेबस में भी है, जैसे कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है। जैसे देखिए जब लार्ज DNA मॉलिक्यूल हो, सो वेरी लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल आर अनेबल टू पेनिट्रेट। बहुत बेसिक सा चीज़ है कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल और एगारोस जेल, हम दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल SGS पेज हम जो जनरली प्रोटीन के लिए चलाते हैं, वी कैन यूज दैट फॉर सेपरेट DNA ऑल्सो, दैट्स नॉट अ न्यू थिंग। अब पॉलीएक्रिलामाइड जेल हाई रिजॉल्विंग कैपेसिटी बट कैन सेपरेट ओनली अ नैरो साइज रेंज, बहुत छोटे साइज रेंज के लिए ये सूटेबल है, कंफर्टेबल है। द इलेक्ट्रोफोरेसिस टू पॉलीएक्रिलामाइड कैन रिजॉल्व DNA दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज by as little as single base pair, but only with molecules up to several hundred or just under 1000 base pairs. Next is agarose has resolving power more than the polyacrylamide but can separate DNA molecules up to tens or even hundreds of kilobase pair. इसलिए हम जनरली लैब में agarose gel electrophoresis यूज़ कर सकते हैं। So depending on the types of what we are एक्सपेक्टिंग, हम और रिफाइन करने के लिए हम पॉलीएक्रिलामाइड चला सकते हैं, और नहीं तो एगारोज इज अ बेस्ट फिटेड, लैब में यूज़ होता है। अब उस दूसरा है वेरी लॉन्ग DNA के केस में, जैसे
एज ए कॉन्सिक्वेंस जब आप लॉन्ग डीएनए को करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स अबव ए सर्टेन साइज ऑफ 30 to 50 किलो बेस पर माइग्रेट टू सिमिलर एक्सटेंट एंड कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो क्या होता है, पल्स फील्ड जील इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, इसको बोला जाता है पल्स फील्ड जील इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसके लिए? पल्स फील्ड जील इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ लार्ज जीनोमिक डीएनए, even entire bacterial chromosome and chromosome of lower eukaryote such as fungi, DNA molecules up to several megabases in length. एज इट इज़, ध्यान रखिए क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि पल्स फील्ड जील इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन दिखा देते हैं, जैसे ये एक पूछा गया था क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, गेट 2024 का क्वेश्चन आपके सामने है। आपको लगेगा कहाँ से मैं बता रहा हूँ, चुपचाप कॉलम ए कॉलम 2 बना देगा, पूछ लेगा कि कैसे आप सेपरेट करोगे। गेट बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ चुका है, अब 2023 में भी देखेंगे कि ऐसे सेपरेट कैसे करेंगे हम, ऐसे सेपरेट हम कैसे करेंगे। और जैसे देखिए 2021-22 लगातार क्वेश्चन पूछ चुका है। सो ऑब्वियसली ये पोर्शन आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं और पढ़ के जा सकते हैं। दूसरा और क्या देखना है आपको कि डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन आपको कैसे पता करेंगे। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आप जैसे पॉलीमरेज, फुट प्रिंटिंग ऐसे ये सब पढ़ते हैं, उसको ही हम एक बार देख लेते हैं। फुट प्रिंटिंग ऐसे और क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, इन दोनों को हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ये बाइंड टॉरेंट सीक्वेंसिंग, अगर नहीं मिला तो फुट प्रिंटिंग वाला मैं बता देता हूँ। ये तो प्रोटीन सेपरेशन आ गया, हाँ इसी पे मिल जाएगा। ठीक, मास पे क्या आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक सा चीज़ें हैं। हाँ, पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट। ऐसे जैसे प्रोटीन बाइंड किया तो ऑब्वियसली प्रोटीन बाइंड किया, ऐसा आप को रिलेट कर सकते हैं। आप खाली हाथ गए, बाज़ार गए, बाज़ार जाने का टाइम जितना टाइम लगेगा, आप अगर बहुत सारे सामान खरीद के लाएंगे तो ऑब्वियसली सामान भारी होगा, तो आपका जो ऑब्वियसली जो लौटने वाला स्पीड होगा घट जाएगा। सो इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे किसका? डीएनए का, प्रोटीन का भी कर सकते हैं। सो है ना, प्रोटीन इज बाइंडिंग टू डीएनए, तो फ्री डीएनए और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बाउंड टू डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो इन दिस केस जो फ्री डीएनए है उसका माइग्रेशन स्पीड ज़्यादा होगा, वो हल्का है भाई, फट से भाग जाएगा। जो बाउंड डीएनए है उसका माइग्रेटरी स्पीड कम होगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे और एम्सा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे और एम्सा। और बैंड और जेल शिफ्ट ऐसे, जेल शिफ्ट ऐसे बोला जाता है और बैंड शिफ्ट ऐसे भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव साइज ऑफ डीएनए एंड आरएनए और प्रोटीन। इट कैन बी ऑलवेज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। सो यहाँ पे प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन को पता करने के लिए क्या आपको पढ़ के जाना है? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, दैट इज एम्सा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। यहाँ पे आपने देख लिया क्या करना होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। और क्या हो सकता है? इट कैन बी ऑल्सो यूज टू मॉनिटर the association of multiple proteins with the same DNA. This interaction can each be due to sequence specific DNA binding. Alternatively, after an initial sequence specific interaction, the subsequent protein can bind to first DNA bound protein. In either case, an additional protein binds, it will further reduce the mobility of DNA fragment. इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, जैसे कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 में एक प्रोटीन बाइंड किया है, कंडीशन 2 में 2 प्रोटीन बाइंड किया है। सो ऑब्वियसली 2, 3, 4 आप जितने भी नंबर्स ऑफ प्रोटीन इंक्रीज करेंगे द मोबिलिटी विल इंक्रीज। सो जो फ्री फ्रॉम ऑफ डीएनए है, फ्री डीएनए है, और जो प्रोटीन बाइंड कंडीशन, प्रोटीन बाउंड कंडीशन में डीएनए है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ यू कंसिडर इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप जब अगर रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे माइग्रेटरी डिस्टेंस देख के आपको पता चल जाएगा। और क्या क्या है? दूसरा है ऑन वन वीकनेस ऑफ दिस एम्सा इज दैट दे डू नॉट रिवील इंट्रिंसिकली व्हाट सीक्वेंस इन द डीएनए दैट प्रोटीन्स बाइंड। ये एक लिमिटेशन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई लिमिटेशन है कि नहीं, पता होना चाहिए आपको ऑब्वियसली। दैट इज दे डू नॉट रिवील इंट्रिंसिकली व्हाट सीक्वेंस इन द डीएनए इन द प्रोटीन्स बाइंड्स। नेक्स्ट, डीएनए बाउंड प्रोटीन प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम लिंक्लेज एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। इसको बोला जाता है डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे। तो पहला चीज़ हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड किया कहा, जैसे प्रोटीन बाइंडिंग टू द प्रोटीन बाइंडिंग साइट ऑफ द डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड। अब सीक्वेंस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कैसे पता करना है?
that is by this DNA footprinting assay. The most common approach is nuclease protecting footprinting assay. After incubating the DNA and end level DNA together, resulting complex are briefly exposed to a DNA nuclease. अब जैसे देखिए अगर प्रोटीन बाइंड है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस. जो भी न्यूक्लियस है डीएनए को जो कट कर सकता है, डीएनए को छोटे छोटे चॉप कर देगा. जहाँ पे प्रोटीन बाइंड होगा वहाँ पे चॉप नहीं कर पाएगा. तो जिस रीजन पे कट नहीं होगा, जिस रीजन पे आपको दिख रहा है देयर इज़ नो कट, इन द सेंस वो रीजन इंटैक्ट रहेगा. सो दिस रीजन विल बी इंटैक्ट. अब ये जो इंटैक्ट रीजन है, दिस इंटैक्ट रीजन विल हैव सम एरिया जो आप ऑब्वियसली पता कर सकते हैं. ये अगर 5000 है, ये अगर 2000 है, इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा. सो द सीक्वेंस इन द बेसिक प्रिंसिपल दैट अंडरलाइंस दिस मेथड इज एज फॉलो. इफ ए डीएनए फ्रैगमेंट इज लेबल विद रेडियो एक्टिव एटम, अभी नहीं होता है, अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं. जैसे कैसे पता चलेगा? फुटप्रिंटिंग इन द सेंस in which chemical protecting the related chemical protection relies on the ability of bound protein to protect the base binding site from base specific chemical region that further reaction give rise to backbone cuts. जैसे न्यूक्लियस डिग्रेड कर देगा, that is nuclease footprinting assay. So ये है immediately identifies the site of the DNA to which proteins bind. However, as a group, these methods require most robust DNA binding by a protein. That is also a very good point, आप ध्यान रख सकते हैं. अब उसके बाद आता है क्रोमाटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, चिप ऐसे. तो हमने अभी बात किया हिम्सा के बारे में, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे. दूसरा हमने बात किया फुटप्रिंटिंग ऐसे. अब हम बात करेंगे चिप के बारे में. क्रोमाटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इज ए पावरफुल टेक्निक टू मॉनिटर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन इन द सेल. टू मॉनिटर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरेक्शन इन द सेल. इन आउटलाइन द टेक्निक इज परफॉर्म एज फॉलोड. कुछ दिक्कत नहीं है. क्या हो सकता है? इन विट्रो ऐसे फॉर प्रोटीन डीएनए कैन बी इंफॉर्मेटिव. आपको अगर पता करना है इन विवो कंडीशन में, जैसे कैसे बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स में इनहिबिट एसोसिएशन ऑफ द विद ए पोटेंशियल डीएनए बाइंडिंग साइट. बाइंडिंग ऑफ एडजेसेंट प्रोटीन में बी रिक्वायर्ड फॉर रोबस्ट बाइंडिंग. इन ईदर केस नोइंग वेदर अ प्रोटीन अ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर, और जैसे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर प्रोमोटर के आसपास बाइंड करेगा, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? यू कैन डिटरमाइन दिस बाय क्रोमाटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन. कुछ नहीं है, प्रोटीन के अगेंस्ट में हम एंटीबॉडी दे देंगे एंड उस एंटीबॉडी से ऑब्वियसली इस डीएनए को, ये जो डीएनए है उसको खींच लेंगे. आफ्टर द प्रोटीन विल बी रिमूव वी कैन एम्पलीफाई द डीएनए बाय पीसीआर. दैट्स वाई दिस इज नोन एज क्रोमाटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे, जहाँ पे इम्यूनो टेक्निक इन द सेंस एंटीबॉडी यूज होता है. दैट्स वाई इट इज अ इम्यूनो प्रेसिपिटेशन टेक्निक टू डिटेक्ट इन द सेल, दैट इज इन विवो कंडीशन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, ध्यान रखिए. तो ये प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया. अब हम जाते हैं क्रोमेटोग्राफी पोर्शन में. जैसे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़ बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक क्या क्या है. अब थोड़ा आगे जाइए, 2023 में पूछा गया है. ये आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए. बहुत बेसिक सा सवाल है, चार्जेस के ऊपर पूछ लिया गया था, सब कुछ इन्फॉर्मेशन था उसी में. प्यूरिफिकेशन ऑफ 6 हिस्टिडीन प्रोटीन कैसे अपनी प्यूरिफाई करेंगे. सो आइए हम लोग प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी, और आपका जेल फिल्ट्रेशन और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी. सो हम लोग पहले एक एक करके जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं. जैसे देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. अब एफिनिटी मतलब देयर विल बी सम पर्टिकुलर टैग, एफिनिटी टैग्स, जैसे हिस्टिडीन टैग, 6 हिस्टिडीन टैग, और 2 लोग डबल टैग कर सकते हैं, तो 10 हिस्टिडीन हो सकता है, 12 हिस्टिडीन हो सकता है. सो एफिनिटी मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं? निकेल्ट हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं. नेक्स्ट इज जीएसटी, ग्लूटाथाइन एस ट्रांसफरेज ग्लूटाथाइन रेजिन के साथ बाइंड करता है. फ्लैग टैग बाइंड्स टू एंटी फ्लैग टैग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. स्ट्रिप टैक्टिंग मॉडिफाइड स्ट्रिप्टोरेबिडिन. प्रोटीन ए इमोबिलाइज्ड आईजीजी. मैनोज बाइंडिंग मल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन, क्रॉस लिंक एमाइलोज. हेलो टैग दैट इज क्लोरोएल्कीन. इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है हिस्टिडीन टैग, जीएसटी टैग, फ्लैग टैग, स्ट्रिप्टोरेबिडिन, प्रोटीन ए. बाकी भी स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज़ होता है. अब जैसे इंस्टैग स्पेसिफिक एक आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा था
Purification of 6x histidine tag using nickel NTA column is an example of affinity chromatography. गेट 2023 का क्वेश्चन है, तो 2024 के लिए मैं बताऊंगा। आप काइंडली ये सब टैग्स एक बार देख के जाइए, कौन कौन सा टैग एफिनिटी टैग्स के हिसाब से यूज़ होता है। एफिनिटी टैग मतलब हमारा प्रोटीन बाइंड कर जाएगा एफिनिटी के इसके साथ, क्रोमेटोग्राफी कॉलम के साथ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये रहा आपका GST टैग प्रोटीन। सो GST टैग प्रोटीन विल बाइंड टू दिस GSH एगारोज। अब जब बाइंड हो गया तो बैकग्राउंड प्रोटीन जिसके पास GST टैग नहीं होगा वो निकल जाएगा। एंड इन द हेल्प ऑफ फ्यूजन प्रोटीन इज इल्यूटेड विद GSH। तो क्या हो सकता है, कंपोनेंट ऑफ दिस फ्यूजन प्रोटीन विल बी इल्यूटेड। अब इमोबिलाइज मेटल आयन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी IMAC, जिसको निकल NTA कॉलम ये सब यूज़ होता है, उसमें हम फिक्स कर देते हैं निकल को। एंड देन दिस वी पास दिस, जब हमारे प्रोटीन पास करेगा बाइंड कर जाएगा। अब उसके साथ साथ ये जो टैग्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या है। अब और क्या है, और क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। प्रोटीज क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक और डिटेल इन्फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें टेप प्रोटीज होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीज यूज़ होता है, सूमो प्रोटीज होता है। जो क्या कर सकता है, ये जो टैग्स हैं आपको अगर नहीं चाहिए तो टैग भी हटा सकता है। तो उसके सामने हम जनरली टेप प्रोटीज साइड ये सब डाल देते हैं। तो बस फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज सफिशिएंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, जैसे ये एक सवाल है, आगे बढ़िए और सवाल दिखा देते हैं, और सवाल दिखा देते हैं, नहीं यहाँ पे और नहीं है निकल। तो एफिनिटी के ऊपर एक सवाल आपको दिखा दिए, ऐसे और सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा है, अब आते हैं आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है इन द सेंस बेस्ड ऑन चार्जेस। कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर, दोनों नाम ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है पर कुछ है नहीं। जैसे विच एक्सचेंज नेगेटिवली चार्ज आयन और एनायंस, इसलिए एनायन एक्सचेंजर। तो नेगेटिवली चार्ज जो आयन्स है और एनायन जो है वो बाइंड कर जाएंगे एनायन एक्सचेंज के साथ। तो एनायन एक्सचेंजर का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो नेगेटिव के साथ बाइंड कर जाएगा। कैटायन एक्सचेंजर विच एक्सचेंज पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, तो यहाँ पे नेगेटिव ये जो मैट्रिक्स होगा उसके साथ नेगेटिवली चार्ज आपका जो मैट्रिक्स होगा नेगेटिवली चार्ज होगा, दैट विल बाइंड टू पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस और आयन्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कैटायन एक्सचेंजर, नाम में ही आपको पता चल जाए, क्वाटर्नली अमोनियम। जैसे देख सकते हैं 4 मिथाइल ग्रुप हैं, अमोनियम N और CH3 तो ये एनायन एक्सचेंजर में आ गया। एनायन एक्सचेंजर किसके साथ बाइंड करेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आधे लोग। एनायन एक्सचेंजर मतलब एनायन के साथ बाइंड करेगा, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, मैट्रिक्स होगा पॉजिटिवली चार्ज। क्वाटर्नरी अमोनियम डाइथाइल DEAE, क्वाटरनरी अमीनो इथाइल QAE, DEAE QAE। उसको छोड़ के कैटायन एक्सचेंजर्स, ये मिथाइल सल्फोनेट कार्बोक्सी मिथाइल, इनके पास देखिए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स होगा उसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर्स, स्टार मार्क करके टिक कर दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे शायद क्वेश्चन था क्या, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ना मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप देखिए लिखा है, ये केमिस्ट्री का सवाल है, ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन का भी नहीं है। अब आधे लोग डर रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या होगा, केमिस्ट्री क्या होगा। अब देखिए क्या क्या बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर थोड़ा बायोकेमिस्ट्री भी पता है, एक केमिस्ट्री का सवाल भी हल कर लेंगे आप। सो यहाँ पे पूछा जो गया है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 पेप्टाइड। अब एमिनो एसिड 1 सिंगल लेटर कोड, और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्लासेस में भी बताता हूँ कि यू शुड रिमेंबर दैट। और पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज कौन कौन सा है, जो आपको जानना चाहिए। अब पहला है P K अब ये जो K है क्या है, K है आपका लाइसिन इज पॉजिटिवली चार्ज, ये +1 ये +1 ये +1 और आर्जिनिन का +1। सो 1 2 3 4, इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा +4 हो जाएगा। दूसरा है RJERV। अब इसका जो चार्ज है दैट इज आर्जिनिन का +1। E जो है, E इज ग्लूटामिक एसिड, E का -1, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज, और +1 होगा R का, तो +1 -1 मर गया, तो +1 इज द नेट चार्ज। ये है, हम क्या कर पहले कैलकुलेट कर लेंगे नेट चार्ज। अब जैसे देखिए हम क्वेश्चन को जब पढ़े, हमको क्या हिट हुआ, क्या देखना चाहिए आपको,
पूछा क्या है, इफ कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज द स्टेशनरी फेज ऑफ द कॉलम व्हिच पेप्टाइड विल इल्यूट फास्ट। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बता दिया है। देखिए भाई, ये देखिए नेगेटिवली चार्ज है, तो आप खुद ही बताइए अगर नेगेटिवली चार्ज है किसके साथ बाइंड करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आनायन से, पॉजिटिवली चार्ज पेप्टाइड के साथ बाइंड करेगा या प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स हैं वो पहले इल्यूट हो जाएंगे। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द, जो नेगेटिवली चार्ज और जिसके पास कोई चार्ज नहीं हो पहले इल्यूट हो जाएगा, देयर विल नो इंटरेक्शन। सो हम लोग इसलिए पहले पता कर रहे हैं नेट चार्ज क्या है। जिसका पॉजिटिव होगा वो रुक जाएगा, जिसका नेगेटिव होगा जीरो होगा, इट विल बी इल्यूटेड। नेक्स्ट RgEr भी हो गया, देन RyRgV और दूसरा है LVVYP। यहाँ पे आर्जिनिन का +1 आर्जिनिन का +1 तो +2 टोटल चार्ज हो गया। इसमें देखिए कोई भी चार्ज नहीं है तो +0 हो जाएगा। तो पहले कौन इल्यूट होगा, इन सब के कंपैरिजन में आप कंपेयर कीजिए, ना कि चार्ज के बेसिस पे खाली। मैंने बताया कि न्यूट्रल जो चार्ज है दैट विल बी ऑल्सो इल्यूटेड बिकॉज इसके पास कुछ इंटरेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है। सो LVVYP जो है ये पहले इल्यूट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अनचार्ज, इट विल हैव जीरो चार्ज। अगर ऐसा कोई होता कि किसी के ऊपर ऐसा मैं पेप्टाइड अगर डाल दूँ, इसी क्वेश्चन को मैं घुमा लूँगा कि मैं इल्यूशन जो सीक्वेंस है उसको मैं पूछ सकता हूँ कि पहला कौन सा पेप्टाइड होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा है। आप बात समझ रहे होंगे। तो पेप्टाइड जिसके पास नेगेटिवली चार्ज है मैं ऐसे मान सकता हूँ कि उसके पास 3 ग्लूटामिक एसिड है EEGEYP। अब उसका नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये पहले इल्यूट हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। सो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज कौन सा है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज ए कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ बाइंड करेगा। सो क्वेश्चन ये है, अब ध्यान रखिए, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मास एंड शेप ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। साइज, शेप, मास थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट लग सकता है पर अलग अलग सारे हैं। तो जो मास ऑफ प्रोटीन है, जैसे छोटे प्रोटीन से बड़े प्रोटीन है, मैं मैंने आपको अभी दिखाया। जैसे ये देखिए, एक है ये कॉलम है, ये लिनियर के उठाया पिक्चर है। अब इसके अंदर ये पोरस पॉलीमर्स होते हैं जो बनते हैं सेपरेज, सुपरक्राइल, सुपरडेक्स, ये सब से। जैसे सुपरडेक्स 75, सुपरडेक्स 200, सुपरडेक्स सुपर 6 कॉलम। अब इसी के ऊपर जैसे देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि बताओ ये जो कॉलम बनता है किस चीज़ से बनता है। द स्टेशनरी फेज ऑफ यूजिंग जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी इज कंपोज्ड ऑफ, पूछा गया है। जैसे दिस CM और DAE दीज आर ऑल आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी कॉलम्स। ब्लू डेक्स्ट्रान होता है आपका मार्कर हिसाब से काम करता है, ये एक प्रोटीन है, इसका एक मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये भी नहीं होगा, तो उत्तर होगा आपका सेफरोज। और क्या क्या हो सकता है, सेफाक्राइल, सुपरडेक्स, सुपरोज, ये नोट डाउन कर लीजिए। और क्या क्या हो सकता है, सेफाक्राइल, सुपरोज, सुपरडेक्स, सुपरोज, सुपरडेक्स, याद हो जाएगा आपको, सुपरोज, सुपरक्राइल, सेफाडेक्स। इससे सुपरोज, इससे सेफाक्राइल, सुपरडेक्स, दीज आर ऑल साइज एक्सक्लूजन कॉलम्स। साइज एक्सक्लूजन कॉलम्स टाइप्स जो यूज होता है साइज एक्सक्लूजन में। अब इससे क्या प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे देखिए बीटा गैल कितना बड़ा प्रोटीन है, 540 किलो डेल्टन का। सबसे छोटा यहाँ पे है काइमोट्रिप्सिन। सो रिटेंशन टाइम, जैसे देख सकते हैं रिटेंशन टाइम मतलब जो छोटे प्रोटीन है वो घुस जाएंगे भाई, घुस गए तो बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। और जो बड़े प्रोटीन है पहले निकल जाएंगे। तो बीटा गैल फट से निकल गया देखिए, तो इसका रिटेंशन टाइम सबसे कम है। लॉग ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है एक एक्सिस में। ऐसे हम लोग प्लॉट करके दिखाते हैं, जब स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको भी समझ में आएगा। बट इट्स वेरी बेसिक, आपको पता चल जाएगा कि छोटे प्रोटीन लास्ट में इल्यूट होता है। जैसे देख सकते हैं सबसे छोटा, उसके बीच में मिडिल और सबसे बड़े प्रोटीन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द जेल साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी पार्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्टली पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था ग्लोबुलर प्रोटीन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 50 किलो डाल्टन एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ मोनोमर एंड डाइमर। आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। तो क्या होगा, आप अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाए, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े प्रोटीन पहले इल्यूट हो जाएंगे, फॉलोड बाय योर जो मीडियम रेंज जो प्रोटीन्स है वो इल्यूट होंगे, और उसके बाद आपके छोटे प्रोटीन्स इल्यूट हो जाएंगे।
सो ये सीक्वेंस में जनरली प्रोटीन सील्यूट आउट होते हैं। सो हाई मोलिकुलर वेट फॉलोड बाय मीडियम फॉलोड बाय लो मोलिकुलर वेट। सो जो 50 किलो डाल्टन है ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मोनोमर एंड डाइमर। सो जो डाइमर होगा ऑब्वियसली पहले निकल जाएगा, रिटेंशन टाइम कम होगा। सपोज ये 120 ml का कॉलम है, ऐसे कॉलम होते हैं 120 ml 320, ये कॉलम का जो वॉल्यूम कॉलम वॉल्यूम होता है। तो जो हाई मोलिकुलर वेट है वो सपोज मान लीजिए 80 ml में निकल गया, और जो लो मोलिकुलर जो मोनोमर है मोनोमर मतलब छोटा प्रोटीन है रे भाई, और क्या है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ये निकल रहा है 120 ml का कॉलम है, ये निकल रहा है 100 ml में, या ये निकल रहा है 40 में, ये निकल रहा है 100 ml में। सो दैट्स वाई हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इफ अ प्रोटीन इज फॉर्मिंग मोनोमर और डाइमर। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एक बहुत बेसिक सा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ये हो गया क्रोमेटोग्राफी रिलेटेड, ये हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी रिलेटेड जो सवाल है पढ़ लिया हमने। और यहाँ पे जैसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर वेट्स फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। सो जैसे साइज एक्सक्लूजन, सुक्रोज डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन एंड एचडीएस में हम साइज के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। अच्छा, अब आपको जो ध्यान रखना है दैट इज लैम्बर्ट-बेयर्ड लॉ से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ 2025 में इस तरह का क्वेश्चन देखने की का प्रोबेबिलिटी कम है बेस्ड ऑन लैम्बर्ट-बेयर्ड लॉ, पर क्रोमेटोग्राफी रिलेटेड पूछा जाएगा क्योंकि गेट 2024 में लैम्बर्ट-बेयर्ड लॉ से क्वेश्चन पूछ चुका है। सो आप फिर भी प्रिंसिपल देख के जाइए, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, उस कंसेप्ट को ध्यान रखिए क्या क्या होता है। सो जब भी लैम्बर्ट-बेयर्ड लॉ के बारे में बात किया जाएगा, ये फार्मूला आप सभी को पता है, इसमें अलग कोई बात नहीं है। दैट इज ये जो लैम्बर्ट-बेयर्ड लॉ है इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। एब्जॉर्बेंस, ए इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस। अब यहाँ पे एक सवाल लेके मैं दिखाता हूँ, सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन और एल इज इक्वल टू पाथ लेंथ। अब बहुत बेसिक सा सवाल ये आता है कि इससे जो सवाल बनते हैं किस तरह से सवाल बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है 10 मिलीमोलर सोडियम बाइकार्बोनेट ए सॉल्यूशन ऑफ बायोमोलिक्यूल सोडियम नहीं, अ सॉल्यूशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन ए क्यूबेड पाथ लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर। तो एक एक पॉइंट हम लोग करते जाएंगे कि लैम्बर्ट-बेयर्ड लॉ में क्या क्या चीज़ें हैं। सो हम जो भी डेटा है, जैसे मैं हर वक्त बताता हूँ, चाहे आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर कोई भी बायोटेक्निक रिलेटेड, तो पहले एक एक करके पॉइंट लिख लेता हूँ। कंसेंट्रेशन है 10 मिलीमोलर, कंसेंट्रेशन है 10 मिलीमोलर। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है दैट इज व्हाट इज अ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे पूछा गया है मोल में। सो 10 मिलीमोलर को हम लोग मोलर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ मोलर हो जाएगा। सेम मिलीमोलर से मोलर में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा है ये जो आपका पाथ लेंथ है दैट इज एल इज 10 मिलीमीटर। अब जैसे देखिए सेंटीमीटर में दिया है, सो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, सो इट विल बी 1 सेंटीमीटर। अब जैसे अब बताया गया है कि एब्जॉर्ब्स 90% ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मैं मान लेता हूँ अगर ये एक सॉल्यूशन है, इसका इंसिडेंट ले का इंटेंसिटी अगर आप मानिए कि ये I0 है, जो लाइट आके गिर रहा है उसका इंटेंसिटी I0, और जो निकल रहा है दैट इज I। अब ये I0 ये I है। सो एक एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला आता है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज -log(10) ट्रांसमिटेंस। अब ट्रांसमिटेंस क्या है, जितना एब्जॉर्ब हुआ जितना निकल गया दैट इज ट्रांसमिटेंस। ये T का फॉर्मूला होगा आपका, ये जो T होगा दैट इज ट्रांसमिटेंस इज T का जो कंसेप्ट होगा दैट इज I/I0। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 90% एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो 90% एब्जॉर्ब कर लिया, तो ट्रांसमिटेंस विल बी 10% दैट इज 0.1। तो एब्जॉर्बेंस होगा, आप डायरेक्ट ऐसे एब्जॉर्बेंस वाला फॉर्मूला में पुट करके करेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। तो ध्यान रखिए जो एब्जॉर्बेंस होगा दैट इज -log(T), सो -log(0.1), तो इसका वैल्यू आएगा 1। अब इसी को हम फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, मोलर जो आपका एक्सटेंशन कोफिशिएंट है दैट इज E = A/C × L। ये है 1,
C इज कंसेंट्रेशन इज 10 इंटू 10⁻³ और जो L है दैट इज़ 1। तो ऊपर ये चला जाएगा 10, ऊपर 10 स्क्वायर और नीचे ये 10 क्यूब और नीचे 10, ये 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर मतलब 100। तो आंसर आ जाएगा आपका 100। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे देखिए ये एक सवाल है, जैसे देखिए ये एक सवाल है 2022 में पूछा गया। आप खुद देखिए ना भाई, देखिए 2022 में पूछा गया है, फिर से देखिए 2024 में पूछा गया है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लैम्बर्ट बेयर लॉ इस साल नहीं पूछा जाएगा, पर गेट बीटी एक्सेल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। आप काइंडली ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अगर इस बार नहीं बना फिर से बनेगा दोबारा। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट थोड़ा कंसिडर करके रखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक तरह का क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा कर लीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। E=εcl। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा है, ऑब्जर्वेंस ऑफ 5 × 10⁵ मोलर सॉल्यूशन इज 0.75। तो यहाँ पे पूछा है मोलर एब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट निकालना। तो ये ऐसे करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो ट्रांसमिशन एब्जॉर्बेंस अलग अलग कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया 0.75 डिवाइड C इज़ 5 × 10⁻⁴ इंटू L इज़ 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.75/5, ऊपर 10⁴ चला जाएगा, 15 ये हो गया 15। सो 1500 मोल इन्वर्स सेमी इन्वर्स विल बी आंसर। सो ये हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पे एक छोटा सा था, मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ डाइल्यूशन। एक डाइल्यूशन है, 40 टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA गेव एन अब्जॉर्बेंस ऑफ 0.01। द कंसेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA बिफोर द डाइल्यूशन वाज। यहाँ पे ये जो एक फार्मूला बेस्ड, ये भी एक फार्मूला बेस्ड है, पर बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसमें मैं ये चीज़ थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। कंसेंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर ml अगर करना है, सो इट विल बी एब्जॉर्बेंस एट 260 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू एक होता है कॉन्वर्सन फैक्टर। अब ये कॉन्वर्सन फैक्टर क्या है, ये जो कॉन्वर्सन फैक्टर है, जैसे हमें यहाँ पे बताया गया 40 टाइम्स डाइल्यूशन कर रहा है। So the conversion factor of this single stranded RNA will be 40 microgram per ml per unit of absorbance at 260। अगर समझ में नहीं आया ध्यान रखिए, पर इस तरह से ही किया जाता है। absorbance at 260 is 0.01 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इज 40 इंटू आंसर आ जाएगा इंटू 40 दैट विल बी 16 माइक्रोग्राम पर ml विल बी योर आंसर। ये जो कॉन्वर्सन फैक्टर है सिंगल स्टैंडर्ड RNA के लिए हमने 40 टाइम्स डाइल्यूट किया है। सो द पर यूनिट एब्जॉर्बेंस भी ये 40 माइक्रोग्राम पर ml के हिसाब से होगा। सो दैट विल बी योर कंसेंट्रेशन। सो ये हो गया आपको। अच्छा, लिनियर के केस में प्रोटीन रिलेटेड और कुछ टेक्निक्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत लोगों को पूछता हूँ, किसी को पता ही नहीं होता, तो मैं एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा। 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के पहले एक चीज़ होता है दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या पता कर सकते हैं हम, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में हम पता कर सकते हैं कि ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द चार्जेस आप सेपरेट कर सकते हो, और HDS पेज में बेस्ड ऑन साइज सेपरेशन ऑन द बेस्ड ऑन स्ट्रिप ऑन based on जो charge and in HDS based on size. So protein sample applied to one end of the gel strip when immobilized pH gradient. So isoelectric focusing technique separate protein according to your isoelectric points. Isoelectric point is a point in which the pi will be 0. Obviously the net movement of this protein will be 0. तो इसी को हम 2 डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। अब उसके साथ साथ और क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये हो गया। अच्छा, साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी के बारे में हम लोग बात कर लिए, आयन एक्सचेंज के बारे में बात कर लिए। अब और क्या क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ध्यान रखिए, मैं रैपिड डिवीजन टाइप करा रहा हूँ क्लासेस में, मैं हमेशा कराता हूँ। लाइपोप्रोटीन लिपिड जुड़ा रहता है, जैसे बीटा लाइपोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, बहुत लोग ये भी पता नहीं है कि इसके साथ कार्बोहाइड्रेट मोइटी जुड़ा रहता है। फ्लैवोप्रोटीन फ्लैविन ग्रुप, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द बेस्ट एग्जांपल। मेटालोप्रोटीन फेरिटीन आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जिंक होता है। कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स। मॉलिब्डेनम डाइनाइट्रोजिनेज,
मोफी कंपाउंड, कॉपर, प्लास्टोसाइनिन जो पिगमेंट रहता है, कॉपर प्रेजेंट रहता है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, these are coppermine, hemoglobin, phosphate group, casein of milk, these are all conjugated protein, prosthetic group और conjugated protein। और क्या क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे और एक है यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये तो टाइट्रेशन वाला सभी को पता है, केमिकल ग्रुप मॉडिफिकेशन, हाँ ये है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ वाला प्रिंसिपल, ये रहा इंसिडेंट ले, ये है ट्रांसमिटेड रे। सो ये एब्जॉर्बेंस का जो कैलकुलेशन होगा, एब्जॉर्बेंस विल बी माइनस लॉग ऑफ 10 log base 10 transmittance is I by I naught, तो I by I naught that will be transmittance। सो ये रहा लैम्बर्ट बियर्ड लॉ का फॉर्मुलेशन। अब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलिन ऑब्वियसली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर, 260 पे DNA, 280 पे योर प्रोटीन्स। बस ये इतना ही ध्यान रखिए, और बस अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप काइंडली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, ये एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, पूछा नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट साल पूछ चुका है। जैसे जो है इंपॉर्टेंट सजेशन बता दिए हैं कि DNA प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, मास स्पेक से हम क्या कर सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पढ़ के जाइए, 2025 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।